हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज हम लोग हिस्ट्री का 5th चैप्टर देखने वाले हैं। इसका नाम है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। यानी इसमें हम देखेंगे कि हमें बुक से, हमारी जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनसे हमें क्या क्या जानकारी मिली और कैसे पता चला कि पुराने ज़माने के जो लोग हैं वो कब्रों में लोगों को कैसे गाड़ते थे और उन कब्रों से हमें क्या जानकारी मिली है, उसे हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो देखिए, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक यानी सबसे पुराने प्राचीनतम ग्रंथ जो है वो क्या है। तो हमने वेदों के नाम आप लोगों ने सुने होंगे। वेद कितने होते हैं? 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। इम्पॉर्टेंट है इनके नाम। सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है और जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ठीक है, तो ये सबसे पुराना है और इसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं? इसमें प्रार्थनाएं दी गई हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है और सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। अब ये जो सूक्त या प्रार्थनाएं हैं, इसमें ये बहुत सारे देवी देवताओं की स्तुति के लिए की गई हैं, लेकिन इसमें 3 देवता जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो है अग्नि, इंद्र और सोम। अग्निदेव आपको पता अग्नि के देवता हैं, इंद्र जो है वो युद्ध के देवता और सोम जो है वो एक तरह का पौधा है जिसे एक खास पेय बनाया जाता है, यानी कि पीने के चीज़ बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या है कि वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी, यानी ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं लिखी हैं उनकी रचना ऋषियों ने की है और ऋग्वेद में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है उसे प्राक् संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहते हैं और ये आज जो हम पढ़ते हैं उसकी संस्कृत से बहुत अंतर है इसमें। इसको जो है, जो इसकी प्रार्थनाएं थी उनको कंठस्थ किया जाता था, उनको मतलब कि पढ़ाया नहीं जाता था, बस याद कराया जाता था। हम जिन किताबों को आजकल पढ़ते हैं वो लिखी और छपी होती हैं, जबकि ऋग्वेद का जो है उसका उच्चारण किया जाता था, श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ऋग्वेद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारा प्राचीन वेद है सबसे। अब है इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। तो इतिहासकार क्या होते हैं? तो इतिहासकार जो है वो पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठे करते हैं, लेकिन ये क्या है, सिर्फ भौतिक अवशेषों को नहीं देखते हैं बल्कि इनको कुछ लिखित स्रोत भी मिलते हैं, जैसे पुरानी पुस्तकें, उनका भी जो है ये प्रयोग करते हैं। अब ऋग्वेद के कुछ सूक्त जो है वार्तालाप के रूप में हैं, जिसमें विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में 2 नदियों व्यास और सतलुज के बारे में सूक्तियाँ लिखी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये सूक्ति है, उसके बारे में जो लिखी हुई है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो ऋग्वेद है उसमें व्यास और सतलज नदी के अलावा कुछ और नदियों जैसे कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा जैसे कि सरस्वती, सिंधु और इसके अलावा गंगा और यमुना का उल्लेख भी किया गया है, लेकिन उनका उल्लेख ज़्यादा नहीं है, एक बार ही इनका उल्लेख हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन सी नदियों का उल्लेख किया है ऋग्वेद में। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या है, ऋग्वेद का एक पन्ना है जो कि मिला है, ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है ये। तो इससे आपको पता चलता है कि ऋग्वेद में किस लिपि का प्रयोग किया गया है, पांडुलिपि। पांडुलिपि के बारे में बता चुकी हूँ क्या होता है। भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी ये पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। ठीक है, और लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। तो भुर्ज वृक्ष की छाल का प्रयोग किया गया था और पांडुलिपि जो है वो पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। तो इसको कहाँ पे सुरक्षित किया गया? ऋग्वेद की जो पांडुलिपि का एक पन्ना यहाँ दिखाया गया है, तो उसकी जो पांडुलिपि है उसको कहाँ सुरक्षित किया गया है, ये इम्पॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में एक पुस्तकालय में। नेक्स्ट है हमारा संस्कृत और अन्य भाषाएं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी भाषाएं जो हैं वो हमारे यहाँ पे हैं। संस्कृत भाषा भारोपीय यानी भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषा जो हैं, जैसे यहाँ नाम दिए गए, जैसे असमी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाषा जैसे फ़ारसी, यूरोप की बहुत सारी भाषाएं जो हैं वो इस भाषा परिवार का हिस्सा है। अब भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। ये तो हो गया हमारा कि संस्कृत कौन सी भाषा परिवार का हिस्सा है, भाषा भारोपीय।
अब क्या है कि उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भी भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। और झारखंड और मध्य भारत की कई हिस्सों में बोले जाने वाली भाषाएं जो हैं वो ऑस्ट्रो और एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। तो ये आपको नाम पता होने चाहिए भाषा के परिवार कौन सी है और कौन सी भाषा किस परिवार से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है हमारा मवेशी, घोड़े और रथ। ठीक है, तो ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं की गई है। घोड़े का इस्तेमाल जो है वो रथ खींचने के लिए युद्ध में किया जाता था। अब युद्ध में जो जीते गए का धन था उसका क्या होता था, तो युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग तो सरदार रख लेते थे और कुछ भाग पुरोहित को दिया जाता था। पुरोहित यानी पंडितों को दिया जाता था और शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ के लिए भी रखा जाता था और यज्ञ जो था उसमें आहुति दी जाती थी, जिसमें घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की आहुति भी दी जाती थी। अब उस समय कोई स्थायी सेना नहीं थी। ठीक है, इस तरह से कोई ऐसा नहीं था कि युद्ध में जो लोग भाग ले रहे हैं वो कोई मतलब फिक्स नहीं थे, ऐसे स्थायी सेना नहीं थी। लोग जो हैं वो क्या करते थे, सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे और वहाँ पे ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा होता था। यानी कि जो उनको लगता था कि सबसे ज़्यादा बहादुर है, कुशल है, उसको वो अपना सरदार चुन लेते थे। ठीक है, तो उस समय में ऐसा नहीं था कि मतलब राजा थे। ठीक है, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, यानी कुछ ऐसे शब्द थे जो लोगों की विशेषता बताते थे। जैसे लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या संस्कृति परंपराओं के आधार पर किया जाता था। ऋग्वेदों में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द मिले हैं, जिसमें देखिए ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया, यानी वो जो काम करते थे उसके आधार पर उनको नाम दे दिया गया। पहला था पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहते थे। ठीक है, वो क्या काम करते थे, वो यज्ञ कराने का काम करते थे, अनुष्ठान कराने का काम करते थे। और दूसरा था राजा। अब ये राजा क्या था, ये राजा वैसे नहीं थे जैसे आज के समय में होते हैं। ये कैसे थे, इनकी कोई राजधानी भी नहीं थी, कोई सेना वेना भी नहीं होती थी और ऐसा भी नहीं था कि इनका बेटा ही जो है वो इनकी मृत्यु के बाद शासक बनेगा। मतलब आजकल के जो राजा हैं, यानी आजकल तो नहीं होते, खैर उस समय में जो राजा थे उस तरह के नहीं थे। सबसे जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है, और दूसरा था विश्व, जिसे वैश्य शब्द निकला, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो जनता को किस नाम से पुकारा जाता था, जन, या फिर वैश्य के नाम से पुकारा जाता था। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, जैसे कि पुरु जन, भरत जन, यज जन जैसे कई उल्लेख यहाँ पे मिले हैं। इसके अलावा क्या है कि जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। तो जिन्होंने इन प्रार्थनाओं को लिखा उन्हें क्या कहते थे, आर्य कहते थे। और उन तथा अपने विरोधियों को वो दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा भूलते थे। बाद में समय में क्या हुआ कि दास को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर दिया गया और जिससे वो दासी बन गया, और जिसका मतलब था गुलाम। तो दास वे स्त्री या पुरुष होते हैं जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता है, उन्हें उनके मालिक के जायदाद माना जाता है और जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें पता चला कि जनता को जन और विश्व के नाम से जाना जाता था। जिन युग में उपमहाद्वीपों के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी। अब देखिए कब हो रही थी ऋग्वेद की रचना, उत्तर पश्चिम में। अब है खामोशी प्रहरी कहानी महापाषाणों की। ये शिलाखंड महापाषाण नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, शिलाखंड क्या है, तो इनको महापाषाण कहा जाता है। महापाषाण ने बहुत बड़े पत्थर, और ये पत्थर क्या करते थे, दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे। यानी जहाँ पर किसी व्यक्ति को दफनाया जाता था वहाँ पर एक पत्थर को गाड़ दिया जाता था। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी और यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित है। ये इंपॉर्टेंट है। आज भी आप देखते हैं कि जो क्रिश्चियन होते हैं, मुस्लिम होते हैं, वो किसी व्यक्ति को दफनाते तो उसके पास एक पत्थर गाड़ देते और उस पत्थर पे लिख देते कि कब इसकी मृत्यु हुई, कब जन्म हुआ था। तो वही जो प्रथा है यहाँ पे उसका वर्णन किया गया है कि कैसे वो आई। तो इस तरह के जो महापाषाण को ताबूत
समाधान कहा जाता है, सिस्ट कहा जाता है। ये देखिए, ये इसकी फ़ोटो है। कई बार पुरातत्व को गोलाकार सजाए हुए पत्थर भी मिले हैं और कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिला, जैसे आजकल तो एक ही लगाते हैं ना। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो ज़मीन के नीचे कब्रों को दर्शाता है। अब यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्य मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता और इंग्लिश में ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आ सकता है कि काले लाल मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग जो है कहाँ किया जाता, तो वो कब्रों में करते थे। ये बर्तनों के साथ जो है किसी के को भी दफनाते थे, उनके साथ बर्तन भी रखते थे। इसके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। तो देखिए, पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया भी था, ये लोग क्या करते थे कि जब किसी को गाड़ते थे उसके साथ उसका सामान भी गाड़ते थे। उन्हें लगता था ये भी उनके साथ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ तस्वीरें हैं जो कि मिली हैं, जैसे कि महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान। बाईं ओर जो है वो घोड़े के लिए सामान है, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ी है और नीचे एक कटार है। ये सब क्या उनकी कब्रों में से ही मिले। तो हो सकता है कि जिसकी कब्र होगी, जिस व्यक्ति की, वो इन सामानों का प्रयोग करता होगा। तो वो लोग क्या करते थे कि कभी कभी उनके साथ जानवर, जैसे कि घोड़े के सामान हो गए, कुल्हाड़ी, कटार, ये सब यहाँ पे गाड़ा है। उन्होंने यही सोच के गाड़ा कि ये भी जो है वो उनके साथ जाएगा और वहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब है लोगों की सामाजिक असमानता के बारे में पता चला, यानी ये पता चला कि लोग उस समय भी क्या असमानता रखने लगे थे। किस तरह की असमानता? देखिए, गरीबी अमीरी की। देखिए, कभी कभी क्या हुआ कि एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती थी। जैसे कि ब्रह्मगिरी को खोजो आप मैप में, तो ब्रह्मगिरी जो है वहाँ पे क्या हुआ, इम्पोर्टेंट नाम है ये। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए, जबकि दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। तो इससे उन्होंने क्या पाया कि उस समय भी जो है समाज की स्थिति में भिन्नता थी, यानी कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे और कुछ उनके अनुयायी थे। तो उनकी जो कब्र थी उनसे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली। जैसे हमें पुरानी किताबों से तो पता चला ही, लेकिन कब्रों में उनके सामान जो रखे गए थे उससे भी ये चीज़ पता चली कि उस समय भी जो लोग हैं असमानता रखते थे। अब था कि क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवार के लिए भी थे। तो कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे ये दर्शाते कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया होगा। बाद में मरने वाले लोगों को पोस्ट हॉल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता है और ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते हैं, जहां लोग आवश्यकता अनुसार सबों को दफनाने दोबारा आ सकते हैं। यानी कि ये पाया गया कि एक ही महापाषाण था, यानी पत्थर था जो बड़ा, जो कब्र के सामने वो गाड़ते थे, वहाँ पे उन्हें एक से अधिक कंकाल मिले। तो हो सकता है वो चिन्ह बना देते हों कि इस परिवार का ये यहाँ पे कब्र है, तो जब उन्हीं के परिवार का कोई मरता होगा तो वहीं पे जाकर वो फिर से और को गाड़ देते होंगे। तो इससे ये पता चला कि कुछ परिवार जो थे काफ़ी खास होते थे, जिनके लिए क्या एक निश्चित जगह जो है वो निश्चित कर ली गई थी। इसी का एक एग्जाम्पल है इनाम गांव। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इनाम गांव जो है उसका नाम याद कर लीजिएगा आप। ये भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह पर है और इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लेटाकर दफना दिया जाता था और उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था और ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। तो ये जो है इनाम गांव, ये क्या एक एग्जाम्पल है उस समय की कब्र जो है यहाँ पर मिली थी, जहाँ पर व्यक्ति को दफनाया जाता था और उसके साथ जो इसके बर्तनों को भी दफनाया जाता था। एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े बर्तन संदूक में भी दफनाया गया था। ठीक है, उसके बाद है इनाम गांव के लोग के काम धंधे। यहाँ पे क्या हुआ कि इनाम गांव में पुरातत्व को गेहूं, जौ, चावल,
दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले। कई जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं और हड्डियों पे क्या है, काटने के निशान मिले। तो इससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि यहाँ के जो लोग थे वो अनाज तो खाते ही थे, साथ में क्या है वो हड्डियाँ भी खाते थे। इसके अलावा गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा और बहुत सारे जो हैं जानवर यहाँ पे मिले हैं। और ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरी एकत्र की जाती थी। तो देखिए, आप पहले के जो हमने अध्याय पढ़े उनसे बहुत सारे नए जो हैं यहाँ पे जानवर और पेड़ पौधों के नाम आपको सुनने को मिले होंगे। अब देखते हैं क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। ठीक है, तो छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को हम आसानी से पहचान सकते हैं। अब कोई कंकाल है, उसकी वो पुरुष का या स्त्री का हम कैसे पहचानेंगे? तो यदि कंकाल के साथ कोई गहने मिलते तो मान लिया जाता है कि ये स्त्री का कंकाल। लेकिन उस समय क्या है, पुरुष भी आभूषण पहनते थे। तो कई बार है कैसा देखा जाता है, कैसे पता लगाया जाता है कि महिलाएं चूँकि बच्चे को जन्म देती हैं तो उनकी जो कूल्हा होता है वो पुरुषों की तुलना में ज़्यादा बड़ा है। तो उससे अंदाज़ा लगाया जाता था कि एक स्त्री का कंकाल है और पुरुष का नहीं। इसके अलावा देखिए, आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। ये इम्पॉर्टेंट इनका नाम। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। कि किताब का नाम इम्पॉर्टेंट है। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं, जबकि आधुनिक समय पे बोला जाता है कि 206 हड्डियां होती हैं। अब उन्होंने 360 क्यों बताई? क्योंकि उन्होंने क्या किया, चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़े और कार्टिलेज को भी जो है वो जोड़कर सारी संख्या बताई थी। अब ये क्या है, देखिए ये है कि चीन अगर आप देखेंगे मैप में तो उसमें लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यानी चीन में जो है सबसे पुराने उदाहरण हमें मिले लेखन कला के। ये इसका एक एग्जाम्पल है। ये जानवर की हड्डी पर लिखा गया है। ठीक है, और इन्हें जबकि हम लोग किस पे लिखे, हमें जैसे ऋग्वेद का मिला है लिपि, तो वो किस पे मिली, हमें वृक्ष की छाल पे। लेकिन चीन में क्या है, ये हड्डियों पे लिखते थे। अब क्या है कि क्योंकि ये मान्यता थी कि वे भविष्य बताते हैं, इसलिए राजा लोग क्या करते थे कि लिपिकरों से इन हड्डियों पे कुछ सवाल लिखवा लेते थे। जैसे कि मैं युद्ध कब जीतूंगा, या ये फसल अच्छी होगी कि नहीं, कि मुझे पुत्र होगा कि नहीं, इस तरह से। उसके बाद इन हड्डियों को वो आग में डाल दिया जाता था, जहाँ इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। और जैसा शायद तुम भी सोच रहे होंगे कि भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे और उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठा कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे। लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। तो ये चीन का कुछ उदाहरण है। तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। इसमें हमने देखा कि हमारे पुराने जो ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं और कब्रों से हमें कैसे जानकारी मिली प्राचीन समय के बारे में, कि किस तरह के जो लोग हैं वो कैसे रहते थे, और ऊंच नीच का फ़र्क भी जो था उस समय आ गया था, गरीबी अमीरी, ये सारी चीज़ें हमें पता चली। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।